हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी। तो मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से केमिस्ट्री क्लाउड्स के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। और जहां पर हम केमिस्ट्री को कर ही नहीं रहे बल्कि हम इसको सीख रहे हैं, ठीक है। और उसी के दौर में हम आज +1 क्लास का फर्स्ट लेक्चर यहाँ पर डाल रहे हैं और ये हमारी यूनिट 5th होगी, स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। हम स्टार्टिंग करेंगे स्टेट ऑफ मैटर से, ठीक है। स्टेट ऑफ मैटर से रिलेटेड काफी सारे कई प्रकार के क्वेश्चंस आपके नेट और जेके एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। और स्टेट ऑफ मैटर के अंदर हम जो खास जो बात क्या होगी कि यहाँ पर दो स्टेट ऑफ जो मैटर लाइक जैसे आपकी लिक्विड और गैस जो है वो उसकी स्टडी हम +1 क्लास के अंदर करेंगे। और जो सॉलिड स्टेट की जो स्टडी होगी वो बिल्कुल एक कंप्लीट यूनिट के रूप में हम +2 क्लास के अंदर करेंगे। तो स्टेट ऑफ मैटर की अगर बात की जाए तो स्टेट ऑफ मैटर के अंदर हमने इसके अंदर न्यूमेरिकल पोर्शन के ऊपर खूब ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है ना। काफी अच्छे से उसको करना पड़ेगा क्योंकि काफी पजलिंग न्यूमेरिकल इसके अंदर से आते हैं, क्योंकि काफी सारे कई प्रकार के हम यहाँ पर ला पढ़ेंगे, ठीक है। फिजिकल ला होंगे तो उसके बेस के ऊपर कई सारे न्यूमेरिकल हम इसके अंदर करेंगे। तो फर्स्टली हम बात करते हैं स्टेट ऑफ मैटर के ऊपर। तो स्टेट ऑफ मैटर है क्या। अब देखो मैटर क्या थी। अब मैटर क्या था कि विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास, ठीक है। जो अपना स्पेस को ऑक्यूपाई करता हो, जिसका अपना खुद का मास हो, उसको हम क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। तो स्टेट ऑफ मैटर फिजिकल स्टेट के ऊपर, अगर फिजिकल स्टेट के बेस के ऊपर हम देखें तो मैटर को हम नॉर्मली 3 स्टेट के अंदर पढ़ते हैं ना, एक सॉलिड, एक लिक्विड और एक क्या होगी, गैस होगी, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब सॉलिड, लिक्विड, गैस की अगर बात करते हैं तो क्या होगा कि इन तीनों के बीच में फर्क क्या होता है। इन तीनों के अंदर फर्क क्या होता है, वो होता है इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड देयर थर्मल एनर्जी बिटवीन द विद इन ए पार्टिकल, ठीक है। पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और पार्टिकल की थर्मल एनर्जी के बेस के ऊपर ही 3 स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करता है हमारा जो मैटर होता है, वो सॉलिड, लिक्विड और गैस के केस के अंदर, ठीक है। तो आइए करते हैं इसी के। तो फर्स्ट स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। मैटर है क्या, विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास, ठीक है। जो अपना स्पेस को ऑक्यूपाई करता हो, जिसका अपना खुद का मास हो, उसको हम क्या बोलेंगे, मैटर बोलेंगे। अब फिजिकली बेस के ऊपर, ठीक है, स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर। अब स्टेट ऑफ मैटर क्या होगी, 3 होंगी आपके पास, कौन कौन सी, सॉलिड, लिक्विड और क्या होगी, गैस, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब सॉलिड, लिक्विड और गैस, इनके बीच में देखो, अगर हम वैसे नॉर्मली देखते हैं तो क्या होता है कि इसकी शेप डेफिनेट होती है ना, सॉलिड की शेप डेफिनेट होगी, वॉल्यूम भी क्या होगा इसका, डेफिनेट होगा, ठीक है। शेप भी क्या होगी, डेफिनेट, वॉल्यूम भी क्या होगा इसका, डेफिनेट। अगर बात लिक्विड की करते हैं तो लिक्विड के अंदर क्या होगा, इसकी शेप डेफिनेट नहीं होती, ठीक है, बट वॉल्यूम क्या होता है इसका, डेफिनेट होता है। और जब बात गैस की करेंगे तो ना इसकी शेप डेफिनेट होती है, ना इसका वॉल्यूम डेफिनेट होता है, ठीक है। तो दोनों के बीच में इसमें डिफरेंस कहां पर आता है, देखो अगर बात करते हैं इनकी शेप की, तो शेप जो होती है वो डिपेंड किसके ऊपर करेगी, तो जो शेप होगी ना, क्या होगी, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अगर हम तीनों की शेप की अगर बात करते हैं तो इसकी जो शेप होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, ये डिपेंड करेगी इंटरमोलिकुलर फोर्स के ऊपर, इंटरमोलिकुलर फोर्स एंड थर्मल एनर्जी, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड थर्मल एनर्जी काम करती है। तो बात करते हैं सबसे पहले इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। अब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है,
इट इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन which hold molecule together। ठीक है, कि ये तो ना वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसके कारण मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास पास रहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम उसको बोलते हैं। अगर देखो, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मान लो कि आपके पास ये पार्टिकल होंगे आपके पास, ठीक है, ये पार्टिकल है और इन पार्टिकल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके अंदर लगा, जिसके कारण ये पार्टिकल एक दूसरे को होल्ड करके यहाँ पर रखे हुए हैं। अगर मैं यहाँ पर इसको, इस पार्टिकल को क्या करता हूँ, यहाँ से हीट करता हूँ, क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं, गर्म करते हैं। तो अगर मैं इसको गर्म करूंगा तो क्या होगा, पार्टिकल जो है ना यहाँ पर, इन पार्टिकल के अंदर क्या होना शुरू हो जाएगा, वाइब्रेशन। क्या होगा, इसके अंदर एक वाइब्रेशन सा होना शुरू हो जाता है, और वाइब्रेशन जब शुरू होगा तो हम क्या बोलेंगे कि उनका क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। क्या इंक्रीज हो गया, उसकी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई। और जैसे ही पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो पार्टिकल एक दूसरे से दूर दूर होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, पार्टिकल एक दूसरे से दूर दूर होना स्टार्ट हो जाते हैं, और पार्टिकल एक दूसरे से इतना दूर दूर चले जाते हैं कि उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाता है, मिनिमाइज हो जाता है। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है, और जैसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो क्या होगा, स्टेट सॉलिड टू चेंज हो जाएगी लिक्विड के अंदर, और लिक्विड से चेंज हो जाती है वो वापिस गैस के अंदर। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप देखते हैं तो क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द थर्मल एनर्जी। ठीक है, अगर थर्मल एनर्जी को बढ़ाएंगे तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा। और जब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगा तो अगर हमारा मैटर सॉलिड है तो चेंज किस में हो जाएगा, वो लिक्विड के अंदर, और अगर वो लिक्विड है तो चेंज किस में होगा, ये गैस के अंदर। ठीक है, अगर हम थर्मल एनर्जी को डिक्रीज करेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा, और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा तो क्या होगा, अगर गैस आपके पास है तो कंडेंस होके क्या हो जाएगा, उसका लिक्विड के अंदर चेंज हो जाएगा, और अगर लिक्विड है तो वो क्या, सॉलिडिफिकेशन उसका हो जाता है, और चेंज किस में हो जाएगा, ये आपका सॉलिड के अंदर। तो स्टेट ऑफ मैटर जो आपकी जो है ना, फिजिकल स्टेट जो होगी मैटर की, उसका जो ओवरऑल जो अगर हम रिजल्ट निकालते हैं तो वो डिपेंड करता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर। जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पार्टिकल उतने ज्यादा क्लोज होंगे। ठीक है, पार्टिकल ज्यादा क्लोज होंगे तो क्या होगा कि आपका जो मैटर जो होगा वो क्या होगा, इवन इट मे बी सॉलिड और ए लिक्विड। ठीक है, हम इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, इफ थर्मल एनर्जी इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर थर्मल एनर्जी की वैल्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ज्यादा होगी, दैट मींस कि इसकी वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, तो क्या होगा, आपके पास जो मैटर जो प्रेजेंट है वो मैटर किसकी फॉर्म के अंदर हो सकता है, वो क्या होगा, आपका गैस। डेफिनेटली क्या होगा, वो गैस होगा अगर थर्मल एनर्जी ज्यादा है एज कंपेयर टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सेकंड, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ग्रेटर देन थर्मल एनर्जी, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थर्मल एनर्जी से ज्यादा है, दैट मींस कि आपके पास जो मैटर जो है वो क्या होगा, इवन इट मे बी सॉलिड और इट मे बी लिक्विड, वो सॉलिड भी हो सकता है और वो लिक्विड भी हो सकता है। ठीक है, तो ये था वो फैक्टर जिसके ऊपर आपकी स्टेट ऑफ मैटर डिपेंड करेगी, थर्मल एनर्जी और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो पार्टिकल ज्यादा क्लोज होंगे, अट्रैक्शन ज्यादा होगा। ठीक है ना, थर्मल एनर्जी बढ़ाओगे तो अट्रैक्शन कम हो जाएगा, पार्टिकल एक दूसरे से दूर दूर जाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो वहां से हमारी जो फिजिकल स्टेट जो होगी मैटर की वो चेंज होना शुरू हो जाती है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, और अगर आप थर्मल एनर्जी को कम करोगे तो गैस टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड वापिस से चेंज होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि ये जो हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो पढ़ते हैं वो कितने प्रकार का होता है। ठीक है, कितने प्रकार का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की अगर बात करते हैं तो नॉर्मली हम डेली लाइफ के अंदर देखते हैं कि कुछ तो सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिसका
कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये सब जो बॉइलिंग पॉइंट और जो आपका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो उसका बल्क फिनोमिना होता है। दैट मींस कि पार्टिकल के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर वो डिपेंड करता है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा, पार्टिकल उतने स्ट्रांगली एक दूसरे को होल्ड करके रखेंगे और उनको दूर करने के लिए उतनी ज्यादा आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैसे नॉर्मली ही कम है तो दैट मींस कि वो एक दूसरे को अच्छे से होल्ड करके नहीं रखेंगे, आपको थोड़ी सी कम एनर्जी लगाते ही पार्टिकल एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं। तो इसलिए हम बोलते हैं कि अगर मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो दैट मींस क्या होगा, उसका मतलब ये होता है कि उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। हम नॉर्मली डे लाइफ में देख सकते हैं, एक आपके पास चौक का टुकड़ा है, एक आपके पास आयरन की नेल होगी, तो चौक के टुकड़े को हम आसानी से तोड़ सकते हैं बट आयरन नेल को नहीं तोड़ सकते। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, आयरन नेल का ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसी अगर बेस के ऊपर देखें तो मेल्टिंग पॉइंट भी आयरन नेल का ज्यादा होगा। टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स। ठीक है, टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स हमने अभी पढ़ा था कि जो जितने भी आपके पास मैटर होते हैं उनके अंदर क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स का बहुत बड़ा रोल होता है उसकी फिजिकल स्टेट के ऊपर। ठीक है, और साथ के साथ उसके अंदर थर्मल एनर्जी का भी इफेक्ट हमने इफेक्ट पढ़ा था उसके अंदर। तो किस किस प्रकार के इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं वो हम पढ़ेंगे। तो कौन कौन से होंगे देखो, एक होगा आपका डाइपोल 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 इंटरेक्शन। सेकंड, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, थर्ड होगा डिस्पर्सन फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। और फोर्थ हम इसके अंदर पढ़ेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो चार प्रकार के हम यहाँ पर टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पढ़ेंगे, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल इंड्यूस, डाइपोल डिस्पर्सन फोर्स, और साथ के साथ कौन सी होगी हमारी फोर्थ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आइए एक एक करके इनको सबको समझते हैं कि किस तरह से ये काम करते हैं और क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके अंदर डाइपोल 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 इंटरेक्शन। ठीक है, तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन क्या होगा, देखो सबसे पहले हम समझते हैं कि डाइपोल का मतलब क्या होता है। डाइपोल, डाई मीन्स टू, ठीक, पोल मीन्स चार्ज, जिसके ऊपर क्या हो, दो चार्ज हो, एक आपका प्लस चार्ज हो, एक ही क्या हो इसके ऊपर माइनस चार्ज हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डाइपोल। दैट मीन्स हम इसको क्या बोलते हैं यहाँ पर, पोलर मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, अब पोलर मॉलिक्यूल कैसे हुआ, देखो जैसे कि मान लो कि आपके पास क्या है, ए टाइप का कोई मॉलिक्यूल है, बट ए टाइप के अंदर तो हमने 10th क्लास के अंदर आपने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉन्सेप्ट। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कहता है कि इन शेयर इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि एक बॉन्ड के अंदर दो इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, एक इस एलिमेंट ने इलेक्ट्रॉन शेयर किया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, तो टोटल दो इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों शेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो टेंडेंसी होगी उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपके पास दो तरह से हम समझ लेते हैं, एक तो अगर सेम टाइप का यहाँ पर एटम है, ठीक है, दोनों ए है, तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, बिल्कुल सेम होगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का जो टोटल जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होगी, तो टोटल जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी वो दोनों के ऊपर क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, जिसके कारण इसके ऊपर चार्ज क्या होगा, जीरो। लाइक जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास क्या होता है, H2 होता है, N2 होता है, ठीक है, O2 होगा, F2 होगा और Cl2 होगा। ये आपके नॉन पोलर के अंदर आ जाए क्योंकि इनके ऊपर किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होगा। बट अगर मैं ए बी के लेट मान लेते हैं कि बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है एज कंपेयर टू ए, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं टुवर्ड बी, तो इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी होगी बी के ऊपर ज्यादा हो जाती है, तो डेल्टा नेगेटिव चार्ज बी के ऊपर आया और डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ए के ऊपर आ जाता है। ठीक है, लाइक जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास क्या हो गया, HCl हो गया, SO2 हो गया, NO2 हो गया, ये सारे क्या होंगे आपके
पोलर के अंदर आ गया, ठीक है। ऐसे ही आपके H2 होता है, ठीक है। ये सारे किसके अंदर आते हैं, आपके पोलर के अंदर। तो पोलर क्या होगी, जिसके अंदर क्या होगा, चार्ज का सेपरेशन होगा, जहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट करता है उसको हम क्या बोलेंगे, पोलर। तो डाइपोल, पोलर का मतलब या डाइपोल का मतलब हम समझ गए हैं। तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन क्या हुआ, लेट मान लो कि आपके पास एक पोलर मॉलिक्यूल, एक डाइपोल क्या है, HCl है, जिसके क्लोरीन के ऊपर चार्ज क्या है, नेगेटिव, हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज क्या है, डेल्टा पॉजिटिव। यहां पर चार्ज नेगेटिव, इसके ऊपर चार्ज डेल्टा पॉजिटिव। अब चार्ज की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि अपोजिट सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, यहाँ पर अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो दोनों HCl मॉलिक्यूल एक दूसरे की तरफ क्या हो जाते हैं, अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। कौन से फोर्स के कारण, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के कारण। कौन सा हुआ इसका, ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। तो हम यहां से डेफिनेशन इसकी लिख सकते हैं कि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो क्या है, दो डाइपोल मॉलिक्यूल के बीच के अंदर है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू डाइपोल, ठीक है। दो डाइपोल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हम उसको बोलते हैं। अब अट्रैक्टिंग एनर्जी या फिर अट्रैक्शन, टोटल जो अट्रैक्शन होगा वो कितना होगा, ठीक है। अट्रैक्शन बिटवीन, अट्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द r टू द पावर 6 विद नेगेटिव साइन। ये r क्या है, r है इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच की डिस्टेंस, ठीक है। इसको मैं क्या बोलूंगा, r। अगर मॉलिक्यूल कैसा होगा, आपका रोटेटिंग होगा, तो अगर रोटेटिंग मॉलिक्यूल होगा तो वहां पर टोटल इंटरेक्शन कितना होगा, -r टू द पावर 6। अगर मॉलिक्यूल आपके पास कैसा है, स्टेशनरी है, स्टेशनरी मॉलिक्यूल है, मूव नहीं करता वो, तो वहां पर इंटरेक्शन कितना होगा, r टू द पावर 3 विद नेगेटिव साइन। अब नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, देखो यहाँ पर नेगेटिव साइन करता है कि जब तो दो अपोजिट मॉलिक्यूल, अपोजिट चार्ज मॉलिक्यूल जब एक दूसरे क्लोज आते हैं तो उसमें से क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। तो एनर्जी यहां से रिलीज होती है, इसलिए केस के साथ हमने इसको नेगेटिव साइन के साथ यहाँ पर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये था आपका डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। नेक्स्ट हमने इसके अंदर क्या पढ़ा था, नेक्स्ट जो टाइप था वो क्या था इसका, डाइपोल इंड्यूस, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन, इस इंड्यूस मींस से बस यहीं से हम समझ जाएंगे। इंड्यूस मींस क्या होता है, टू प्रोड्यूस। इंड्यूस का मतलब क्या होता है, टू प्रोड्यूस। डाइपोल प्रोड्यूस डाइपोल, ठीक है। डाइपोल एक दूसरे डाइपोल को जनरेट करेगा, मतलब एक कंपल्सरी कंडीशन नहीं होगी कि हर बार डाइपोल डाइपोल होंगे दोनों। एक आपके पास अगर कोई डाइपोल किसी नॉन पोलर मॉलिक्यूल के पास जाता है जिसके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं होता, तो उसके अंदर उसको भी डाइपोल के अंदर जनरेट कर सकता है। कैसे, इसके ऊपर चार्ज क्या होगा, डेल्टा नेगेटिव। हीलियम मॉलिक्यूल है तो क्या इसके पास दो इलेक्ट्रॉन इसके सराउंडिंग में क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। जैसे हीलियम मॉलिक्यूल इसके पास जाता है, ठीक है, हीलियम मॉलिक्यूल जैसे इसके पास जाएगा तो नेगेटिव चार्ज नेगेटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। जैसे ही नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है तो क्या होता है, इसकी शेप के अंदर डिफॉर्म हो जाती है। हीलियम मॉलिक्यूल की जो शेप है वो डिफॉर्म होगी। दोनों इलेक्ट्रॉन रिपल्सन के कारण क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड जो था वो अनसिमेट्रिकल होकर के एक डायरेक्शन के अंदर शिफ्ट हो जाता है और न्यूक्लियस इसकी एज इट इज वहीं पर रहती है। तो देखो क्या हुआ, पूरा हीलियम मॉलिक्यूल दो पार्ट में चेंज हो गया। एक वो पार्ट जिसके ऊपर क्या है चार्ज नेगेटिव, एक वो पार्ट जहां पर कैसा चार्ज है पॉजिटिव। तो एक डाइपोल ने एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल को किसमें चेंज कर दिया, डाइपोल के अंदर चेंज कर दिया। अब इस नेगेटिव और इसके पॉजिटिव के बीच में क्या हो जाता है, अट्रैक्शन हो जाता है। तो मैंने क्या बोल दिया कि डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक। तो डाइपोल ने एक डाइपोल को इंड्यूस किया, देन उसके बीच में क्या हो गया, इंटरेक्शन हो गया। तो इसको मैं क्या लिखूंगा कि इट इज द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डाइपोल एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। डाइपोल और पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है
उसको हम क्या बोलते हैं, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। क्लियर है? तो इसको हम क्या बोलेंगे, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। बट ये तो डाइपोल यहां पर इंड्यूस होता है, ठीक है, एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल पोलर मॉलिक्यूल के अंदर जब चेंज होता है तो उसको हम बोलते हैं कि इसका क्या हो गया, यहां पर पोलराइजेशन हो गया। क्या करवा दिया आपने, इसका पोलराइजेशन करवा दिया। आपने एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल को पोलर के अंदर चेंज कर दिया, तो मैंने क्या करवाया, इसका पोलराइजेशन करवा दिया। अब जो पावर ऑफ पोलराइजेशन है, ठीक है, ये जो पोलराइजेशन यहां पर कितना होगा वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, उसके एटम के साइज के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इसके साइज के ऊपर डिपेंड करता है। अब साइज के ऊपर डिपेंड कैसे करेगा, देखो हमारे पास दो मॉलिक्यूल हम कंसीडर कर लेते हैं, एक मॉलिक्यूल आपके पास ए है तो दूसरा मॉलिक्यूल आपके पास बी, ठीक है, मॉलिक्यूल ए, ये मॉलिक्यूल आपके पास क्या है, बी। ये न्यूक्लियस होगी इसकी, तो ये इसका इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस तो यहाँ पर इसका आउटर इलेक्ट्रॉन। अब इसके अंदर क्या देखा हमने कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस बहुत कम है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा है। तो ये हमें पता है कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के अंदर क्या है, अट्रैक्शन होगा। दैट मींस कि न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता होगा। बट न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, वो डिपेंड करता है कि इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच। अगर डिस्टेंस दोनों के बीच में बढ़ जाता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है, ठीक है। अगर इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ गया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, डिक्रीज हो जाएगा। तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, इजिली इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को हम क्या शिफ्ट करवा सकते हैं, उसको अनसिमेट्रिकल कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जिसका साइज बड़ा होगा, बिगर द साइज मोर इजिली मॉलिक्यूल कैन पोलराइज, ठीक है। दैट मीन्स कि जितना बड़ा साइज होगा मॉलिक्यूल को हम उतना आसानी से पोलराइज करवा सकते हैं, ठीक है। दो के अंदर अगर कंपैरिजन आ जाए तो जिसका साइज बड़ा होगा उसको हम इजीली पोलराइज करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। दैट मीन्स इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल। देन इट इज नॉट ए नेसेसरी कंडीशन कि हर बार मॉलिक्यूल्स आपके एक दो या दो में से कोई एक, या तो दोनों या फिर दोनों में से कोई एक मॉलिक्यूल ही पोलर हो। नॉट ए कंपल्सरी कंडीशन। हमेशा एक दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं तो क्या होगा कि हमारे पास जो बेंजीन होता है उसका खुद का अपना कोई ना कोई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है, भले ही वो क्या हो, बिल्कुल कम हो, ठीक है। ऐसे ही हीलियम नियोन है, इनका भी अपना मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है, चाहे वो कम हो। तो इसलिए क्या होता है कि उनके बीच में कोई ना कोई तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहां पर एग्जिस्ट करता है, और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, आपका डिस्पर्सन फोर्स। डिस्पर्सन फोर्स, डिस्पर्सन फोर्स। और डिस्पर्सन फोर्स के अंदर देखो एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा। अब नॉन पोलर मॉलिक्यूल के न्यूक्लियस के सराउंडिंग में क्या करते होंगे, इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिकल वे के अंदर रिवॉल्व करते रहते हैं, ठीक है। सिमेट्रिकल वे के अंदर क्या रिवॉल्व करते रहते हैं। बट एक टाइम ऐसा आता है कि जो सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो अनसिमेट्रिकल हो जाए काफी कम समय के लिए, ठीक है, फॉर ए वेरी इंस्टेंट ऑफ ए टाइम। अगर आपका सिमेट्रिकल क्लाउड अनसिमेट्रिकल के अंदर चेंज हो जाता है तो देन वहां पर क्या होता है कि एक बिल्कुल छोटे से टाइम के लिए उसके अंदर एक डाइपोल एग्जिस्ट हो जाता है, ठीक है, डाइपोल बन जाता है। और देन उनके बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। जैसे कि एक आपके पास हीलियम मॉलिक्यूल ये है, एक हमारे पास हीलियम मॉलिक्यूल ये है, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, इसका इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पर है, ठीक है। अभी फिलहाल इन्होंने सिमेट्रिकल क्लाउड बनाया हुआ है। बट जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिवॉल्व करते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है कि हमारे जो सिमेट्रिकल क्लाउड जो होता है वो अनसिमेट्रिक क्लाउड के अंदर चेंज हो जाए। क्या होगा, सिमेट्रिकल क्लाउड अनसिमेट्रिकल क्लाउड के अंदर चेंज हो जाए तो क्या होगा, अब ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, रिपेल। ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, रिपेल। तो क्या हुआ, देखो इसकी पॉजिटिव न्यूक्लियस के पास क्या आ गई, दोनों इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस के पास आ जाते हैं, ठीक है। और जैसे न्यूक्लियस के पास आता है तो क्या होगा, यहाँ पर इसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना शुरू हो जाते हैं। और अगेन अनसिमेट्रिकल क्लाउड चेंज किस में हो जाता है, आपको अगेन सिमेट्रिकल के अंदर, ठीक है। और जैसे अनसिमेट्रिकल सिमेट्रिकल के अंदर चेंज होगा तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फिर से खत्म हो जाएगा। तो
डिस्पर्सन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा कि ये दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में एग्जिस्ट करता है, बट डिपेंड करता है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कब आपके अनसिमेट्रिकल होंगे। ठीक है, तो इसको बोलेंगे इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, ये दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए और क्या बोलते हैं इसको, मोमेंट्री फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इसको क्या बोलते हैं, लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम डिस्पर्सन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को समझ पाएंगे कि एक इमेजिनरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है कि जब जो नॉन पोलर दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल एक दूसरे क्लोज आते हैं तो जो सिमेट्रिकल क्लाउड था इलेक्ट्रॉन का वो अनसिमेट्रिकल के अंदर चेंज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और जैसे अनसिमेट्रिकल के अंदर चेंज होगा तो वहां पर डायपोल बन जाता है, उसके बीच में अट्रैक्शन हो जाता है, बट काफी कम समय के लिए अनसिमेट्रिकल क्लाउड एग्जिस्ट कर सकता है, वापिस से सिमेट्रिकल के अंदर चेंज होगा तो फिर से अट्रैक्शन खत्म हो जाता है। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के ऊपर डिपेंड किया तो नाम क्या रख दिया उसका, मोमेंट्री फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, जो डिस्पर्सन फोर्स है ये डिपेंड करता है फैक्टर के ऊपर। कौन कौन से होंगे फैक्टर, एक तो होगा मॉलिक्यूलर मास और एक होगा साइज ऑफ मॉलिक्यूल, शेप ऑफ मॉलिक्यूल, शेप ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास बोलो या फिर इसको साइज ऑफ मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो मॉलिक्यूल का मास के ऊपर और शेप ऑफ मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड करता है डिस्पर्सन फोर्स। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या होगा, C2H6, C3H8, C4H10। ठीक है, 3 मॉलिक्यूल हम ले लेते हैं। C2H6 का मास कम है एज कंपेयर टू C3H8, C3H8 का मास कम है एज कंपेयर टू C4H10। तो जब C2 से C4 की तरफ मूव करते हैं तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, अगर मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा तो क्या होगा, लेफ्ट टू राइट डिस्पर्सन फोर्स क्या होगा इसका, ये इंक्रीज हो जाता है। ठीक, डिस्पर्सन फोर्स भी इंक्रीज हो जाता है। इवन आपको चाहे मॉलिक्यूलर मास के बेस के ऊपर समझे या फिर हम इसको साइज के बेस के ऊपर इसको समझ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि साइज जितना ज्यादा होगा उसके अंदर अनसिमेट्रिकल क्लाउड बनने की टेंडेंसी उतनी ही ज्यादा होगी, क्योंकि न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है तो अनसिमेट्रिकल क्लाउड इजिली बन जाता है। तो उस बेस के ऊपर हम क्या कर देंगे इसको, वहां पर इजिली जल्दी से क्या बन जाएगा, उसके अंदर एक डायपोल बन जाता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है। तो इसलिए अगर साइज बढ़ेगा तो डिस्पर्सन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ता है। शेप ऑफ मॉलिक्यूल, ये 10th क्लास के अंदर आपने मॉलिक्यूल की शेप पढ़ी थी कि क्या होती है, या तो आपके पास स्ट्रेट चेन होगी, या तो आपके पास क्या होगी, स्ट्रेट चेन होगी, और या फिर आपके पास क्या हो सकती है, ब्रांच्ड चेन। ठीक है, 2 तरह कार्बन की चेन हमने पढ़ी, एक तो स्ट्रेट चेन थी, दूसरी कैसी थी आपकी, ब्रांच चेन। अगर बात स्ट्रेट चेन की करते हैं तो देखो पेंटेन की बनाते हैं हम, एन पेंटेन। ठीक है, ये आपके पास एन पेंटेन है, और नीचे भी दूसरा जो मॉलिक्यूल हमने लिया वो भी किसका ले लिया, यहाँ पर एन पेंटेन का। ठीक है, तो एन पेंटेन मॉलिक्यूल जब एक दूसरे क्लोज आते हैं तो अट्रैक्शन कहाँ कहाँ पर हो सकता है, देखो यहाँ पर अट्रैक्शन हो जाएगा, इन दोनों बीच में अट्रैक्शन होगा, ये भी क्लोज आएंगे तो इंटरेक्शन होगा, ये दोनों मॉलिक्यूल क्लोज आएंगे तो यहाँ पर भी इंटरेक्शन, यहाँ पर भी क्या होगा, इंटरेक्शन होगा। तो टोटल इंटरेक्टिंग साइड, इंटरेक्शन वाली साइड कितनी होगी, टोटल 5। ठीक है, अगर ब्रांच की बात करते हैं यहाँ पर हम, तो ब्रांच के अंदर हमने ले लिया CH3, CH3, CH3 और CH3। ठीक है, और इसी तरह से हम यहाँ पर एक दूसरा ले लेते हैं CH3, 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 CH3। अब अट्रैक्शन देखो कहां पर होगा, इन दोनों बीच में अट्रैक्शन होगा क्योंकि मॉलिक्यूल एक दूसरे क्लोज आ जाएंगे। इन दोनों बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं होगा क्योंकि मॉलिक्यूल काफी दूर है। इनके बीच में अट्रैक्शन नहीं होगा क्योंकि मॉलिक्यूल काफी दूर है। तो अट्रैक्शन वाली साइड कितनी, केवल यहाँ पर एक, यहाँ पर कितनी थी, 5 थी। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में ज्यादा होगा, स्ट्रेट के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ब्रांच्ड चेन। ठीक है, एज कंपेयर टू ब्रांच्ड चेन।
तो इस तरह से डिपेंड करता है शेप के ऊपर भी कि शेप आपकी स्ट्रेट होगी या ब्रांच होगी। अगर स्ट्रेट चेन है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, ब्रांच होगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। ठीक है, बट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना पूछ कर वो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट पूछेगा कि मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा ज्यादा। तो जिसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा उसके अंदर नॉर्मल बात है वहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा ही मिलेगा आपको। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। तो स्ट्रेट चेन के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो दैट मींस कि स्ट्रेट चेन का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा, हमेशा ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू ब्रांच। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर देखो हाइड्रोजन का नाम आया है, हमने एग्जांपल देखे होंगे, जैसे कि हम बोलते हैं कि वाटर इज ए लिक्विड, वाटर इज ए लिक्विड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, इसके ऊपर चार्ज डेल्टा नेगेटिव होगा, हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज डेल्टा पॉजिटिव होगा, यहाँ पर भी चार्ज डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव। तो अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो इसको मैं क्या बोल दूंगा कि कैसी बन गई आपकी यहाँ पर, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। बट ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब होगी? जब हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज आएगा। हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज कब आएगा? जब वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ बॉन्डेड होगा। तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा इसको कि व्हेन हाइड्रोजन एटम कंबाइन विद हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सच एज फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। ठीक है, जैसे फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के साथ, फॉर एग्जांपल जैसे वाटर हो गया, ठीक है, NH3 हो गया, ठीक है, तो NH3 के अंदर क्या हाइड्रोजन नाइट्रोजन के बीच में अट्रैक्शन होगा, फ्लोरीन हाइड्रोजन फ्लोराइड हो गया, ठीक है, तो इसका डेल्टा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, इन दोनों के बीच में क्या होगा, यहाँ पर अट्रैक्शन हो सकता है। तो ऐसा बॉन्डिंग जब क्या होगा, जब हाइड्रोजन किसी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जब बॉन्ड बनाते हैं तो वहां पर क्या एग्जिस्ट हो सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट हो सकता है। ठीक है, टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितनी होगी? दो तरह का होगा भी आपका ये, टू टाइप, साथ के साथ नोट करते रहें, दो टाइप का होगा ये, एक इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और एक क्या होगा इसका इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, इंटर मींस की बिटवीन टू डिफरेंट, ठीक है, लाइक जैसे आपके पास हाइड्रोजन फ्लोराइड हो गया, दो अलग अलग मॉलिक्यूल हैं, इन दोनों बीच में यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये क्या हो गया आपका इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऐसे ही दो डिफरेंट मॉलिक्यूल, इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये भी क्या हो गया आपका इंटरमोलिकुलर। ठीक है तो टाइप तो आप दोनों का सेम है, बट है क्या दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है, इसलिए मैं इसको क्या बोलूंगा कि ये कैसा आपका इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया आपका। ठीक है, इंट्रा मतलब कि विद इन ए मॉलिक्यूल, ठीक है, विद इन सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, विद ए मॉलिक्यूल, लाइक जैसे आपके पास नाइट्रोफिनॉल होता है, तो नाइट्रोफिनॉल के अंदर हाइड्रोजन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर चार्ज डेल्टा नेगेटिव है, तो क्या होगा दोनों के बीच में यहाँ पर अट्रैक्शन हो जाता है। ठीक, मॉलिक्यूल तो एक ही है, इसी मॉलिक्यूल के अंदर अट्रैक्शन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गया, तो मैंने क्या बोल दिया कि कैसा हो गया आपका ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर बन जाता है। ठीक है, अगर कई बार इसके अंदर भी क्या होगा कि यहाँ पर पूछ लेते हैं कि इसके अंदर मतलब कि मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इंट्रा का ज्यादा होता है या फिर इंटर का ज्यादा होता है। ठीक है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के केस में मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा या इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के केस में मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो आइए समझते हैं इस चीज को। ठीक है, समझे कैसे कि लेट मान लेते हैं यहाँ पर दो बच्चे खड़े हैं, ठीक है, ये दो बच्चे यहाँ पर खड़े हैं, इन्होंने क्या किया कि खुद के हाथ को खुद ही पकड़ लेते हैं जोर से और कहते हैं कि हमें कोई दूर दूर करके दिखाओ। तो देखो जोर से ना खुद के हाथ पकड़ा, एक दूसरे के साथ तो नहीं पकड़ा ना, तो क्या होगा कि अगर हम इसको थोड़ा सा जोर लगाते हैं दोनों को, तो क्या होंगे दोनों एक दूसरे से दूर दूर चले जाते हैं, क्योंकि दोनों के बीच में तो अट्रैक्शन यहाँ पर था ही नहीं।
बट अगर इंटर की बात करते हैं तो अगर ये दोनों बच्चे एक दूसरे के साथ अपना हाथ जोर से पकड़ लेते हैं तो क्या होगा, हम इन दोनों को एक दूसरे से अलग अलग करने के लिए ज्यादा एनर्जी यहाँ पर लगानी पड़ेगी। इसका मतलब कि इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इंट्रा। ठीक है, तो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ज्यादा होगा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो ये था हमारे पास टाइप ऑफ इंटरेक्शन। उसके बाद इसके अंदर एक आपके फिजिकल लॉ हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है उसके अंदर फिजिकल लॉ पढ़ेंगे। ठीक है, उस फिजिकल लॉ और उसके बेस के ऊपर न्यूमेरिकल हम करेंगे। ठीक है, तो तब तक आप इसको अच्छी तरह से देखें और अपने नोट्स को प्रिपेयर करें।